इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे वी के पुष्करना अंकल को। पुष्करना अंकल आए और सत्संग शेयर करें। शुक्राना गुरुजी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय सत्संग। और आई हुई सारी संगत को भी मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। तो सत्संग की शुरुआत करता हूं। जिस समय गुरु महाराज की अपार कृपा होती है या वो हम पे बहुत तरस करते हैं, उनकी दया दृष्टि होती है, उनकी स्पिरिचुअल ब्लिस आती है हमारे ऊपर, और जब वो देखते हैं कि एक डिसाइपल जो है रेडी है, तब गुरु जी हमारी लाइफ में अपीयर होते हैं। हम में से किसी की कोई औकात नहीं है गुरु जी के दरबार में जाने की, उस थ्रेशोल्ड को पार करने की। जिस समय गुरु जी कृपा करते हैं उसी समय हम उस ड्योढ़ी को पार कर पाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि कुर्बान जाई उस वेला सुहागी, जित तुमरे द्वारे आया। तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है। तो गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में 2004 में लिया, इन मंथ ऑफ जुलाई। तो आज जुलाई का महीना है। सो अच्छा लग रहा है मुझे यह सत्संग शेयर करना। इसी महीने में 2004 में गुरु जी के पास गया था। तो जिस समय गुरु जी के पास गए तो मुझे एक कमांडर शर्मा अंकल गुरु जी के पास लेके गए थे। और जब हम एम्पायर स्टेट गए तो वो सीन जो है पहला, जब गुरु जी के दर्शन हुए, वो बहुत ही एक वंडरफुल सीन है जो कि आंखों में आज भी वैसे ही कैद है। गुरु महाराज ने बहुत ही प्यार के साथ देखा, जितने भी लोग हम गए थे, और कुछ इस तरह की भावना आ रही थी मेरे मन में, जैसे गुरु जी कह रहे हो अच्छा आ गए, कि जैसे कई जन्मों के बिछड़े होते हैं और उसके बाद गुरु महाराज अपनी शरण में बुलाते हैं। तो कुछ वैसे वाली प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग थी। गुरु जी महाराज के पास गए, माथा टेका, बैठे। एक तो जो वो महाराज के दर्शन है, वो इतना ज्यादा आनंद था, इतना ज्यादा आनंद था, इतना मन प्रसन्न हुआ था गुरु जी महाराज के पहले दर्शन करके, कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद शब्द कीर्तन, उस समय गुरु जी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, हम 7 बजे से पहले गए थे। उसके बाद शब्द कीर्तन शुरू हुए। तो वो एक कितना वंडरफुल एम्पायर स्टेट का, अगर मैं कोशिश करूं उसको दोबारा से बयान करने का, तो बहुत ही सुंदर वातावरण था, बहुत ही सुंदर। शब्द कीर्तन चल रहे हैं, गुरु महाराज अपनी आसन पे विराजमान है, पिन ड्रॉप साइलेंस। चाय प्रसाद सब हुआ, उसके बाद लंगर प्रसाद भी आया। तो जिस समय इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि अगर गलती से चाय के 2 गिलास भी आपस में टकरा जाते थे, जब वापस लेते थे उसको, तो उसका भी आवाज आता। तो जैसे क्लास में प्रिंसिपल बैठे हो और बैठ के पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो कुछ ऐसे वाला इन्वायरमेंट वहां पे अपने को देखने को मिला। एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट। मैं पंजाब से हूँ, गुरबानी से थोड़ा सा पहले भी जुड़ा हुआ था। तो गुरबानी सुन के बहुत ही आनंद आया, बहुत ही ज्यादा आनंद आया। इट वॉज रियली रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। लंगर प्रसाद हुआ। उसके बाद हमारा पर्पस जो गुरु जी के पास जाने का था, वो पर्पस ये था कि सेक्टर 56 में जब हम लोग आए थे, तो इस तरफ कोई मंदिर नहीं था। मेरा एक रूटीन होता था मंदिर जाने का, रोज शिव जी पे जल चढ़ाने का। तो यहाँ हमने कोशिश करी, एक ट्रस्ट फॉर्म करी। तो तब कमांडर शर्मा अंकल और हम योगा प्राणायाम करते थे इकट्ठे। तब उनसे मुलाकात में उन्होंने बोला कि ऐसे हमारे गुरुजी हैं, अगर आप चलो तो ये आपका उनकी ब्लेसिंग से काम हो जाएगा। तो हमारा पर्पस गुरुजी के पास जाने का वो था। 8-10 ट्रस्ट के लोग थे हम, जो गुरु महाराज के चरणों में गए। वो मुझे बाद में पता लगा कि कई बार तो गुरुजी 6-6 महीने, साल साल भी बात नहीं करते थे।
वी वर लकी एनफ, कमांडर शर्मा ने ये बोला कि गुरुजी पंजाबी में बात करते हैं, तो बात करें तो आप बात कर लेना, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाबी समझ में आती है। तो लंगर प्रसाद होने के बाद हम गुरुजी को माथा टेकने के लिए गए। तो जैसे उस दिन बात करी, उसके बाद दोबारा कभी ऐसी हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की। पता लगा गुरुजी कई बार 6-6 महीने, साल बात नहीं करते, लेकिन उस दिन उन्होंने बात करी भी, बात सुनी भी। तो हमने प्रार्थना करी, ऐसे ऐसे गुरुजी इस काम के लिए आए हैं मंदिर के लिए, तो ये आपकी ब्लेसिंग चाहिए। गुरुजी ने कहा ब्लेस्ड। तो इतना क्या कि जब हम लोग बाहर आए तो कमांडर शर्मा काफी खुश थे। वो इतने ज्यादा खुश थे कि उनके हिसाब से तो मंदिर की जमीन भी अलॉट हो गई और मंदिर बन भी गया, क्योंकि वो गुरुजी के बारे में जानते थे पहले से कि उनके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो वो बस समझो कि पूरा हो गया। हमें उस समय अभी उतना नहीं पता था, नेवरदीलेस। तो दिस वाज आवर फर्स्ट डे, और उसमें मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ टोटल इन्वायरमेंट देख के, कि जब लंगर प्रसाद आया तो लंगर प्रसाद 4 लोग एक ही थाली में खा रहे हैं, आपको नहीं पता आपके सामने कौन बैठा हुआ संगत में से। तो आई सीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे सारे सेक्स के लोग वहां पे देखे। और एक और जो बात देखी कि 9 बजे के बाद जिस समय लंगर शुरू हुआ, 9:30 के आसपास जो है वो, जो पहले शब्द कीर्तन चल रहा था, फिर कुछ भजन चल रहे थे, उसके बाद बीच बीच में वो कुछ गुलाम अली जी की गजल, कुछ पंजाबी लोकगीत। तो जिस समय लगे तो मैं ऐसे करके शर्मा जी की तरफ हैरान होकर देखा कि शायद वो जो डीजे अंकल है उनसे कोई गलत कैसेट लग गई है। बट आई वाज टोल्ड के नहीं, ये गुरुजी महाराज जो है ना, ये आपको जो रास्ता दिखाते हैं वो रसिक और बैराग, ये दोनों का एक राइट कॉम्बिनेशन देते हैं। कि अकेला बैराग भी जो है वो आपको हिमालय पर्वत पे भेजने के लिए काफी होता है, तो आपको सिर्फ बैराग भी नहीं चाहिए और अकेला रसिक भी नहीं चाहिए, उसमें फिर आप फंस जाते हैं संसार के धंधों में। तो गुरुजी एक इन दोनों चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं। तो गुरुजी को पता है कि 7 से 9 से ज्यादा ये शब्द कीर्तन सुन नहीं पाएंगे, तो इसलिए 9, 9:30 बजे तक गुरुजी उस माहौल को लाइट कर देते, बहुत ही ज्यादा लाइट। तो इट वाज लुकिंग लाइक दैट कि किसी पार्टी में बैठे हुए हैं। सो वो फर्स्ट इंप्रेशन, इतना मजा आया, इतना मजा आया। उसके बाद घर आ गए। तो बिफोर अटेंडिंग दिस वाज बेसिकली ऑन 29th of July 2004, 29 जुलाई को हम लोग गुरुजी के पास गए थे, थर्सडे के दिन। गुरुजी के पास जाने से पहले शर्मा अंकल मेरे को, मेरी आंटी को, मेरी वाइफ को, दोनों को मदार अंकल के घर एक सत्संग था 25 जुलाई को, तो वहां पे भी लेके गए थे। तो जैसे मैं आज सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो वहां गुरु महाराज की फोटोग्राफ लगी हुई थी और काफी डिवोटीज आए थे, शब्द कीर्तन लगा। उसके बाद डिवोटीज ने सत्संग शेयर करना शुरू करा। अलग अलग तरह के सत्संग थे, कुछ हेल्थ रिलेटेड थे, कुछ रिलेशनशिप है, कुछ किसी की बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो काफी तरह के अलग अलग सत्संग वहां पे सुनने को मिले। तो जब सत्संग सुन रहा था तो शर्मा जी को तो नहीं ये बोला मैंने, मन में ही ऐसे करके उस समय विचार एक आया कि ये ठीक है, गुरुजी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसका वो ठीक कर दिया, इसको ये दे दिया, पर इसको सुनाने की क्या जरूरत है। तो उस समय मुझे समझ नहीं थी, मन ही मन सोचा कि ऐसा लगता है ये गुरुजी का कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एक्शन है, कि कुछ 2, 4, 5, 10 लोग पकड़ लेते होंगे और वो अपनी अपनी स्टोरी सुनाते रहते होंगे। सो दिस वाज माय फर्स्ट थॉट। लेकिन गुरुजी के पास जाने के बाद गुरुजी ने 3 हफ्ते में ही इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया। आई विल बी शेयरिंग इन ब्रीफ। तो जैसे तो मैं घर आया वापस, तो आई शेयर्ड द एनवायरनमेंट विद माय वाइफ। जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो इनसे शेयर करा कि ऐसे ऐसे अच्छी जगह देखिए, आप भी चलेंगे सत्संग पे। तो ये गए हुए थे, तो शी सेड व्हाई नॉट। तो 1 अगस्त को ये पहली बार मेरे साथ फर्स्ट विजिट थी इनकी। इनको भी बहुत ही बढ़िया लगा एनवायरनमेंट,
शी वाज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। और हम किसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए गुरुजी के पास नहीं गए थे, मंदिर रिलेटेड एक इशू था, वो उसके लिए हम लोग गए थे। उसके बाद जगह अच्छी लगी, तो आनंद आ रहा था वहां पे, तो इसके लिए हम लोग वहां पे दोबारा गए जब। लेकिन ये हमें बाद में पता लगा कि गुरु महाराज जो है एक ही नजर में आपकी हिस्ट्री, केमिस्ट्री, अगली पिछली सारी वो जान लेते हैं, आपका पूरी जो है वो आपको स्कैन कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट विजिट जब आंटी की हुई, खुशी खुशी हम लोग आए, और वही दिन था कि हमें एक A4 साइज की गुरुजी की एक फोटोग्राफ भी मंदिर से मिल गई। और ये बात भी मुझे बाद में पता लगी कि कमांडर शर्मा अंकल ने बताई कि मे बी उनको एक छोटा फोटोग्राफ मिला था आफ्टर 6 मंथ्स। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही कि हमारे पास एक A4 साइज का फोटोग्राफ आ गया। थोड़े थोड़े सत्संग भी सुने थे, लेकिन मैं ऑनेस्ट रहूंगा आपके साथ, ऐसा नहीं हुआ कि उस फोटोग्राफ को घर आके, हर घर में एक मंदिर होता है छोटा सा, तो मंदिर में नहीं रखा, क्योंकि उस समय वो मेरे लिए भगवान नहीं थे, गुरु थे। मंदिर के ऊपर करके एक जगह भी फ्रेमिंग भी नहीं हुई अभी, वो फोटोग्राफ को हमने रख दिया। सो आफ्टर दिस फर्स्ट विजिट, अब हमारी आंटी की एक प्रॉब्लम 6-7 साल से चल रही थी। सो उनकी एक गायनी प्रॉब्लम थी, एंड्रोमेट्रियोसिस, और इस तरह के इश्यूज चल रहे थे। कई साल हमने उसके साथ स्ट्रगल करने के बाद 2003 अगस्त में उसकी सर्जरी करा दी। आफ्टर दिस सर्जरी, उसके बाद 2-3 महीने आराम रहा, लेकिन फिर ऑन एंड ऑफ वैसे ही प्रॉब्लम आती रहती। कभी दर्द शुरू हो गया, एंड फिर इन्वेस्टिगेशंस करते थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में हमें कुछ मिल नहीं रहा था। इवन एक लास्ट अल्ट्रासाउंड भी कराया, नो इशू, कुछ नहीं। किडनी स्टोन, नो इश्यूज। मस्कुलर पेन होगी जी, मतलब प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। लेकिन गुरुजी की पहली विजिट के बाद, एक आध दिन बाद, रात को इनको बहुत ही ज्यादा सीवियर दर्द हुई मेरी वाइफ को। इतनी सीवियर के बस ये कह रही कि मुझे उठा लो, बस या ठीक करो या उठा लो। और ये भी कह रही कि आप तो कह रहे थे कि गुरुजी की फोटोग्राफ घर आ जाए तो वो बहुत कल्याण हो जाता है, गुरुजी के पास जाके कल्याण हो जाता है, ये मेरी तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। एनीवे, नेक्स्ट डे हमने फिर डॉक्टर के पास गए, लाइन अप करा, जिसने कि सर्जरी के लिए रिकमेंड करा था। और सर्जरी कराने के बाद हमने उसको फाइल दिखाई थी, सेड एवरीथिंग इज ऑलराइट। अब इन्हीं के पास जब वापस गए, तो यही फाइल पढ़ने के बाद कहते कि ये एक ओवरी के बारे में इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ, इसका क्या करा इन्होंने। तो उसने एक बैटरी ऑफ टेस्ट, 8-10 टेस्ट उसने लाइन अप करे, वो टेस्ट होते रहे, और शाम तक जो है वो प्रॉब्लम क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आ गई थी कि एक ओवरी अभी भी इनकी अंदर थी। हम सोच रहे थे कि जिस काम के लिए सर्जरी करी है वो खत्म हो गया, लेकिन वो अंदर ही एक बहुत बड़ा एक मास बन गया था। उसकी वजह से ही एक इनकी किडनी थी, वो स्वॉलन होकर डबल साइज की थी। लेकिन गुरुजी के पास जाने से करीबन हफ्ता 10 दिन पहले यहाँ गुड़गांव में उमा संजीवनी में हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया था, और किसी को कुछ नहीं उसमें समझ में आ रही। तो गुरुजी के पास जाने के बाद दूसरे तीसरे दिन इनकी जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। सॉरी, कि जो इतनी देर से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही, एंड डॉक्टर सेड के इनकी एक इमीडिएट सर्जरी और रिक्वायर्ड है। एनीवे, तो हम लोग रश करे रात को ही हॉस्पिटल के लिए। बाय दैट टाइम जब डॉक्टर साहब के पास गया, तो उधर से जनकपुरी साइड में डॉक्टर थे हमारे, तो गुरुजी की फोटोग्राफ भी ले गया, फ्रेम भी करा ली। और जब हॉस्पिटल जाने के लिए हम तैयार हुए, तो गुरुजी की फोटोग्राफ भी हमने साथ में रखी, और रास्ते में सोचा कि चलो गुरुजी की ब्लेसिंग लेके चलते हैं। उस समय हमें प्रोटोकॉल भी क्लियर नहीं थे कि गुरुजी के पास कितने बजे जाते हैं, कितने बजे के बाद नहीं जाते। 11, सवा 11, 11:30 का टाइम था, तो सोचा बस 2 ही मिनट जाएंगे गुरुजी से प्रार्थना करके कि ऐसे ऐसे इस काम के लिए जा ले, ब्लेसिंग ले लें। सो जिस समय हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो अभी जाके बैठे ही हैं, तो ऐसे करके गुरुजी ने इशारा करा। तो मुझे तब तक पता लग गया था कि गुरुजी कई बार 6-6 महीने, साल बात नहीं करते, तो मैंने सोचा किसी पुरानी संगत को बुलाया होगा। दूसरी बार करा, जब तीसरी बार करा, तो ऐसे ही साइड से किसी ने कोनी मारी, अंकल ने के गुरुजी आपको बुला रहे। तो हम लोग दोनों गए, मैं और मेरी आंटी, गुरुजी से हाथ जोड़े, प्रार्थना करी कि इस काम के लिए, ये सर्जरी के लिए लाइंड अप है, इसके लिए जा रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, ब्लेस्ड। तो गुरुजी की ब्लेसिंग लेके हम लोग वहां से निकले। तो क्रेडल हॉस्पिटल उस समय खुला था नया नया, ग्रेटर कैलाश में, वहां एडमिशन हुआ।
सीनियर डॉक्टर्स थी विजिटिंग, तो वो आई वहां पे, लेकिन सारा देखने के बाद 2-3 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ सर्जरी नहीं होगी, आपकी सर्जरी अपोलो में होगी और सर्जरी जरूरी है विदाउट दैट। और सर्जरी की उन्होंने डेट भी दे दी। इतना क्या है कि जब हम लोग घर आए दूसरे तीसरे दिन, तो घर आके एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली गुरुजी के पास जाने की, थर्सडे। तो वो समय, जिस समय कहते हैं कि जब टफ लाइफ होता है, टफ समय होता है लाइफ में, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट स्पिरिचुअली। तो मेरी वाइफ उस समय, आंटी जो है, वो शब्द चल रहे थे, तो ये मेरे को बता रही कि मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा था, गुरुजी और मैं। और गुरुजी से उस समय एक शब्द चल रहा था, एको नाम ते आए मन मेरे। तो वो आज भी सुनते हैं तो उसके साथ वैसे ही कनेक्ट कर पाते हैं। तो इन्होंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर दी कि गुरुजी पिछले साल भी सर्जरी हुई है, काइंडली इसको मेडिसिन से ठीक कर दो। तो मैंने अपने ढंग से प्रार्थना करी। बाहर आए तो उन्होंने मुझे ये बताया। एनीवे, लेकिन जब हम डॉक्टर्स के पास गए वापस, डॉक्टर्स ने उसकी डेट दे रखी थी, उसने बोला नो नो वे, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और सर्जरी की डेट उन्होंने फिक्स कर दी। वी केम बैक। अब उस समय एक सत्संग हुआ करता था गुड़गांव में मंथली, गुरुजी की आज्ञा से। और इस महीने जो है, अगस्त के महीने 15 अगस्त को गुरुजी ने एक और सत्संग भाटिया आंटी के घर रखवाया गुरुजी की आज्ञा से। तो जब उस सत्संग में मैं जाने लगा तो आंटी को भी पूछा, तो ये कहती नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब गुरुजी तो महापुरुष हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही इतनी खराब होगी, आप लोग जाओ, लोग जाके वहां अपना अपना वो सुनाएंगे सत्संग कि मेरा ये ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ, मेरी तो सर्जरी लाइंड अप है, आप जाओ। तो मैं गया उस सत्संग में। तो उस समय एक फर्स्ट सत्संग जो शेयर हुआ, एक दिल्लो आंटी थी, 29 ईयर ओल्ड, और वो सत्संग जो शेयर कर रही थी वो कुछ आइडेंटिकल प्रॉब्लम थी दैट ऑफ माई वाइफ। उनके ओवेरियन सिस्ट थे, सर्जरी के लिए लाइंड अप थी, किसी वजह से सर्जरी टली, बुखार आ गया उनको, और जब दोबारा सर्जरी के लिए लाइंड अप हुए तो डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, आपको कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं, आपके सिस्ट ब्रस्ट हो गए हैं, यू आर क्लियर्ड ऑफ, तो आप जाइए। तो जैसे गुरुजी ने मुझे डायरेक्शन दी, वापस आके मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे करके। देन वी वेंट फॉर अनदर ओपिनियन एट होली फैमिली की चीफ गायनी, किसी जानकार के थ्रू से वहां गए। तो दिस वाज ऑन 16th ऑफ अगस्त। तो जब वहां जाके भी सारी रिपोर्ट्स दिखाई, सब चीज दिखाया, तो उस डॉक्टर की भी सेम ओपिनियन थी, पहले वाली डॉक्टर की। तो एंड ऑफ द डे पे जब वहां से उठने लगा, मैं डॉक्टर साहब को बोला, मैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो सकती, तो ये आप 10-12 दिन पुरानी अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं, कैन वी हैव अनदर अल्ट्रासाउंड, व्हाई नॉट। तो एक अल्ट्रासाउंड उसी समय वहां करा गया। तो गुरुजी की कृपा, मेडिसिन अपनी जगह चल रही थी, लेकिन वो 6-7 साल पहले भी हम मेडिसिन बहुत खाते रहे थे। तो गुरुजी की कृपा से वो जो इनका मांस अंदर बना हुआ था वो 70% रिड्यूस हो गया, किडनी वाज बैक टू द नॉर्मल साइज। उस सारी रिपोर्ट्स को देख के डॉक्टर ने इनको जो वही शब्द बोले जो गुरुजी से इन्होंने मांगे थे, कि डॉक्टर साहब ने कहा कि दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है, सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दैट वाज अवर फर्स्ट दिस थिंग विद गुरुजी, कि गुरुजी ने 29 जुलाई से और 16 अगस्त तक, ये रफली तीन वीक से भी कम का समय है, इसमें इतनी स्पीड के साथ इस घटनाक्रम को करा, इतनी स्पीड के साथ करा कि जिसको कहते हैं ना कि हमें फेथ उन्होंने दान में दे दिया, क्योंकि फेथ भी गुरुजी की कृपा के बगैर नहीं आता। ये उन्होंने हमें जो फेथ बख्शा, वो एक फेथ का दान दिया उन्होंने हमें, और उसके बाद तो गुरुजी में हमारा अटूट विश्वास हो गया। फिर भी गए कि वो उस डॉक्टर ने जिसने सर्जरी लिखी थी उसके पास गए, उसने भी सब चीज रिपोर्ट्स देख के वो भूल गई कि मैंने सर्जरी की डेट दे रखी है, और उसके बाद देन देयर इज नो लुकिंग बैक। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंस जो है, जो कि मैंने बताया था कि 25 जुलाई को जो सत्संग मैंने अटेंड करा था, हम दोनों नहीं करा था, पर मेरे मन में एक शंका आई थी कि ये जो सुना रहे हैं ये शायद कुछ गिने चुने लोग होंगे और ये मार्केटिंग हो रही है।
और गुरुजी ने 2-3 हफ्ते में हमारे साथ इतना कुछ कर दिया कि उससे अगला सत्संग जो था केंद्रीय विहार में था, सेक्टर 56 में। तो सत्संग में मैं भी खड़ा था एंड आई वाज रेजिंग माय हैंड कि मुझे भी सत्संग करना है। सो वो सत्संग जो है उसमें मैंने शेयर करा कि कैसे गुरु महाराज ने 2-3 हफ्ते में हमारे साथ इतना कुछ कर दिया। सो दिस वाज अवर स्टार्टिंग टू गुरुजी एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि उसके बाद उन्होंने फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को, इन लॉज को, उसके बाद फ्रेंड सर्कल को, हमारे पास और कोई बात ही नहीं होती थी करने के लिए। जब किसी के साथ बैठते थे, इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर किसी को कोई अच्छी चीज मिल जाए तो वो जितने भी अपने नजदीकी होते हैं उन सब के साथ उसको शेयर करता है कि हमारे साथ ये हुआ और इसी तरह से गुरु महाराज ने इसको प्लान करा। सो दिस वाज द जो फर्स्ट ब्लेसिंग जो गुरु जी की हुई। और उसके बाद तो मतलब पीछे देखने का कोई वही नहीं रहा। और थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा इस ड्यूरेशन में जब गुरुजी के पास जाते रहे तो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड के जो दिस इज अ प्रैक्टिकल वर्कशॉप ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। गुरुजी महाराज कहा भी करते थे कि मैं यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल करता हूँ एंड इट वाज लिटरली प्रैक्टिकल कि आपने गुरु से आंख बंद करके मन में एक प्रार्थना करी। उस समय गुरुजी सामने बैठे हुए थे फिजिकल फॉर्म में, प्रार्थना सिर्फ मन में करी गई। तो इस समय कई बार जैसे नई संगत वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं, आई शुड यूज दी वर्ड के गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद आई संगत को। सो वी कैन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। एक तो गुरुजी की महासमाधि के पहले के जो लोग जुड़े हैं संगत, और एक महासमाधि के बाद। तो महासमाधि के बाद जुड़ने वाले संगत के मन में कभी कभार ये मन में वो रहती है कि हम गुरुजी से मिले नहीं, अपनी बात नहीं करी। तो मैं गुरुजी के उस समय की बात बता रहा हूँ जब गुरुजी सामने सिंहासन पे बैठे थे, अपनी गद्दी पे बैठे थे, पर फिर भी बात सिर्फ मन में ही करी गई थी, तो वो भी उन्होंने सुनी थी। तो आज भी उसको वैसे ही सुनते हैं। तो गुरुजी ये कहना है कि मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, राइट। गुरुजी के यहाँ पे गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते। बहुत मजेदार बात ये होती थी, गुरुजी हार्डली बात करते थे किसी से, जिससे करते थे 1:1 करते थे। और ऐसा कोई प्रवचन नहीं होता था, कोई ऐसा इनिशिएशन नहीं होता था कि आपको नामदान दे दिया गया, आपको ये करना है, ये इस तरह से नहीं करना, आपको मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन के लिए एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि आंखें कैसे बंद करनी है, ध्यान कैसे लगाना है। इस तरह का कुछ नहीं होता। पर चांस मैंने उससे उस ड्यूरेशन में कहीं एक मेडिटेशन का कोर्स 6 महीने का करा था, जिसमें लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस होती थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास गया तो देखा कि कोई किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, और जिस तरह से लोग ध्यान में बैठे थे वहां पे आंखें बंद करके डीप मेडिटेशन में, सो दैट वाज अमेजिंग कि ये गुरुजी महाराज की सिर्फ एक दया दृष्टि, एक नजर निहाल, सिर्फ एक उन्होंने मेर की नजर ही मारी है तो आपका ध्यान लगना शुरू हो गया, आप मेडिटेटिव मोड में चले गए, आपको मेडिटेशन आ गया। तो ये गुरु महाराज जी का जो इन्वायरमेंट था, दैट वाज ए वंडरफुल इन्वायरमेंट। इसको प्रैक्टिकल कहते हैं ना। वी हैव सो मेनी स्पिरिचुअल बुक्स, हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उन ग्रंथों के अंदर क्या है और उसको प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो इट इज सिमिलर एक्सरसाइज जिसको अगर मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो जैसे साइंस में एक हम थ्योरी पढ़ते हैं और फिर वर्कशॉप में जाके या केमिस्ट्री लैब में जाके उन केमिकल्स को डाल के उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, क्या धुआं निकला, इस रंग का निकला, इस एसिड का, इससे ये प्रैक्टिकली क्या हुआ। तो यही गुरु जी का करना था कि जो जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो कि हम उस पहले हमें पढ़ते भी रहते थे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करवाया, सामने बैठा के 2 घंटे शांति के साथ, मोबाइल फोन ऑफ, कोई किसी से बात नहीं कर सकता था, नो सोशलाइजिंग, कोई किसी से नमस्ते नहीं, आए हैं आप, बैठे हैं, गुरुजी को प्रणाम करा और आंख बंद करके आप बैठ गए। सो दिस वाज अमेजिंग इन्वायरमेंट। और आज भी मैं देखता हूँ कि गुरुजी महाराज ने जिसको शुरू करा था, तो आज भी हम लोग सत्संग में जाते हैं तो बहुत हद तक इसको लोग फॉलो करते हैं, और करना भी चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस, जिसमें कि शब्द कीर्तन सुने जाए, सो दैट इज अ वंडरफुल। एक और गुरुजी की उसमें से वो आता था, गुरुजी की एक फ्रेगनेंस
बहुत रोजेज से बहुत ऊपर की है, इसको रोज लाइक कह सकते हैं। बाकी गुरुजी के शरीर से तो 7-8 तरह की फ्रेगनेंसीज आती थी। कुछ ऐसी संगत है जिनको गुरुजी ने वो सारे फ्रेगनेंसेस जो है वो उनको अलग अलग बॉडी पार्ट से सुनाए, बट हम लोगों ने जो फ्रेगनेंस गुरुजी के चरणों से या गुरुजी के बॉडी से, जैसे हम उनके पास बैठे हैं तो उसको फील करा, वो गुलाब जैसी, मतलब इतनी मधुर वो होती थी, इतनी सुंदर होती थी उस इन्वायरमेंट में बैठ के कि आप दूसरी दुनिया में चले जाते थे। और जिस समय हम गुरुजी महाराज को माथा टेक के वापस आते थे तो वो चरण स्पर्श उनका जो है इस तरह से वो मन को शांति दे देता, इस तरह से शांति देता था कि उसको बयान करना ही मुश्किल है। तो जैसे कि उसके बाद वो होता था कि हफ्ते, अगले हफ्ते का थर्सडे कब आए, समथिंग सिमिलर टू दैट। जैसे मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करना है, तो ये हमारी लाइफ की बैटरी होती थी उस समय, कि हमारी लाइफ जो है गुरुजी महाराज के चरणों में एक बार अगर हम हफ्ते में माथा टेक आते हैं, उस इन्वायरमेंट में बैठ आते हैं, तो हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, हमें मन की शांति देते हैं, एकदम से कूल कर देते हैं। सो वो इतना सुंदर इन्वायरमेंट होता था। और ये फ्रेगनेंस जो है कई बार ऐसा होता था कि जैसे हमारी बेटी कभी नहीं जाती थी, तो आंट जब घर आते थे हम, तो वो मेरी आंटी की चुन्नी को पकड़ के, वो उसको पकड़ के सूंघती रहती कि इसमें गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही है। और कई बार वो फ्रेगनेंस जो है वहां से आने के बाद एक एक दो दो दिन तक नहीं जाती थी। सो ये गुरु महाराज की, और ये कहते कि ये शिव जी की बॉडी से ये फ्रेगनेंस आती है। तो ये ऐसी फ्रेगनेंस थी और गुरु जी महाराज का ऐसा हो रहा था, वाज लाइक ए मैग्नेट, कि जो आपसे बात नहीं करते, आपको कुछ कहते नहीं है, और हर हफ्ते आप जो है खींचे चले जाते, खींचे ही चले जाते हैं। सो इट वाज परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया है, रसिक का और बैराग का, वो गुरु जी हमें प्रदान करते थे। और जो बख्शिश दी है सारे ड्यूरेशन में गुरु जी ने, ये उनकी कृपा की वजह से, उनकी बख्शिश की वजह से है कि उनके पास जाने के बाद एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पीस ऑफ माइंड। वो पीस ऑफ माइंड इस कदर प्रदान करते थे, इस कदर प्रदान करते थे। अदरवाइज लाइफ जो है वो बहुत ही टफ एक सिचुएशंस आती है हर एक की जिंदगी में। ऊंच नीच एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है, तो वो ऊंच नीच अपनी जगह होती थी, हेल्थ इश्यूज अपनी जगह होते थे, लेकिन वीक में जब वो दिन आने वाला होता था, कई बार उस वीक के उस दिन में, वी यूज्ड टू गो ऑन फ्राइडे, कि सवेरे लगता था, दोपहर तक लगता था, शाम 3 बजे तक लगता था कि आज आंटी नहीं जा पाएगी, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ही ज्यादा खराब लग रही। बट बाय द टाइम जब हम 6, पौने 6 तक निकलने वाले होते थे, बाय दैट टाइम शी वाज परफेक्टली ऑलराइट। और गुरु जी का बार बार बुलाना, अपने सामने बैठ के ब्लेस करना, ये एक बहुत ही बढ़िया उनकी असीम कृपा रही। गुरु जी का वो आनंद दे देना, पीस ऑफ माइंड देना, चिंता मुक्त कर देना, तो एक शब्द जो बहुत ही बढ़िया लगता था, तो गुरु जी के यहाँ चलता, आज भी चलता है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसकी है। तो वो चिंताओं से कैसे मुक्त करते हैं, वो उनके चरण शरण में बैठ के। सो दैट इज बख्शीश ऑफ गुरु जी महाराज। अनदर बख्शीश ऑफ गुरु जी महाराज, जब उनके पास हम जाते हैं, सो दैट इज द संगत। सो सत्संग और संगत, सत मीन्स ट्रुथ, संग मीन्स कंपनी। We are in a company of truth or truthful people. संगत is a company of truthful people, elevated souls. जिस समय हम elevated souls के साथ रहते हैं, उनके साथ, तो वो एक अलग ही इंडक्शन होती है आपके अंदर भी। तो हमारे अंदर भी उसी तरह से, जिस समय जिस तरह की कंपनी में हम रहते हैं, तो उसी तरह के थोड़े थोड़े आपके पास वो गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो गुरु महाराज की ये असीम कृपा कि उनकी वजह से आप सत्संग में जुड़ पाते हैं। और ये कहना कि एक शब्द जो बहुत ही बढ़िया चलता है, बिन पागा सत्संग न लब्बे। तो सत्संग भी जब तक गुरु महाराज की मेहर ना हो तब तक नहीं मिलता। तो उनकी कृपा से सत्संग का मिलना, उसके बाद आपको जो चेंज ऑफ एटीट्यूड होता है लाइफ में, वो प्रदान करना। उससे पहले नॉर्मली हम सबका एक एटीट्यूड होता है, हमारा भी वैसे ही था, कि लाइफ में कुछ अगर ठीक हो गया तो मैंने बहुत प्लानिंग करी, मैंने बहुत मेहनत करी, ये मेरे हार्ड वर्किंग का नतीजा है, एंड सो फोर्थ, राइट। और कोई सी चीज खराब हो गई तो ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, चीजें तो मैंने सब अच्छे से प्लान करी थी, सब कुछ हो गया,
किस्मत ही खराब है अपनी, और ये मेरे साथ ठीक नहीं होता। गुरु जी के पास आने के बाद ये इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। वो ऐसी सद्बुद्धि दे देते हैं, ऐसी सद्बुद्धि दे देते हैं कि हमारी लाइफ में जौन सी चीज अच्छी हो रही है, जौन सी भी चीज अच्छी हो रही है, हमारा सीधा सीधा ग्रेटिट्यूड गुरु जी महाराज के लिए जाता है कि थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी लाइफ में ये बहुत अच्छा कर दिया। और जौन सी चीज अगर खराब हो जाती है तो भी हम गुरु जी महाराज को वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसमें हमारी कमी रह गई होगी, ठीक है, हमने अच्छे से एफर्ट नहीं करे होंगे, या कोई हमारे आप कर्मों को माफ कर रहे होंगे, या कर्म कटवा रहे होंगे। तो ये जो एटीट्यूड जो है गुरु जी महाराज का दे देना, ये इतना वंडरफुल है, इतना वंडरफुल है, इससे पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। आपको हमें हर सिचुएशन में वो उनका शुक्राना नजर आना शुरू हो जाता है। और गुरु जी जो है वो एटलीस्ट सभी को निकालते हैं टाइम टू टाइम, टाइम लगता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। वो जो वर्ल्डली रैट रेस है, जो दुनियावी रैट रेस है, उसमें से बाहर निकालते हैं। तो गुरु जी की कृपा दृष्टि से इसमें से उनकी बख्शीश हुई, तो थोड़े थोड़े हम इन चीजों से जो है वर्ल्डली रेस रेट से हम लोग बाहर निकले। तो जैसे मैंने बताया कि दो इराज रहे हैं, एक गुरु जी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट थे बिफोर महासमाधि, और एक जो है आफ्टर महासमाधि। तो ये कह देना कि गुरु जी आज अवेलेबल नहीं है, जितने सत्संग उस संगत के पास है जो कि गुरु जी महाराज जिस समय फिजिकल फॉर्म में थे, उससे कई गुना ज्यादा, एक तो संगत उससे कई गुना ज्यादा है, मल्टीफोल्ड, एक्सपोनेंशियल, मे बी 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना, एक आठ से। और उन लोगों के साथ जिन्होंने फिजिकल फॉर्म में गुरु जी महाराज के दर्शन नहीं करे, उनके जो सत्संग है, इतने अमेजिंग सत्संग है, इतने अमेजिंग सत्संग है। 1:1 गुरु जी बात करते हैं, 1:1 उनको डायरेक्शन देते हैं, आके सपने में आते हैं, किसी के थ्रू से डायरेक्शन देते हैं, किसी का कैंसर ठीक करते हैं, किसी के बच्चों का काम करते हैं। वो तो कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं करते। तो ये कहना कि गुरु जी महाराज आज फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो वो संगत बहुत लकी है जिन्होंने फिजिकल फॉर्म में देखा है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। हम सभी बहुत लकी हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें अपने चरण शरण में लिया, उन्होंने हमें इस लायक समझा कि अपने चरण में लिया। मैं क्विकली अब थोड़ा ब्रीफ करूंगा दो इराज के सत्संग, एक गुरु जी के महासमाधि के पहले के, और एक गुरु जी की महासमाधि के बाद के। तो एक तो गुरु जी का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हम सब सुनने के लिए तरसते थे, बहुत संगत, जब गुरु जी कहा करते थे प्यार के साथ कि जा तेरा कल्याण कर देता, दिस इज वन वर्ड। ये सेंटेंस सुनने के लिए हम सब बेताब रहते थे। और एक जा ऐश कर। तो मेरी जिंदगी में ये दिन आया पहली बार 8 अक्टूबर 2004 गुरु जी के पास जाने के बाद। तो उस दिन गुरु जी ने मुझे जब माथा टेकने के लिए गया तो पूछा, नाम पूछा, एंड देन ही सेड जा तेरा कल्याण कर दे। एंड 24 अक्टूबर को हमारे घर पहला सत्संग हुआ। उस सत्संग में अभी भाई साहब को भी हमारे पता लग गया था, लेकिन वो जिसको कहते कई बार आप फॉर्मेलिटी से एक आते हैं कि ठीक है सत्संग के लिए बोला है, तब तक चीजें नहीं पता होती। तो ये मैं बताने लगा हूं कि समय जो है वो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि किसको किस समय उनके पास आना है। तो हमारे साथ इतना कुछ जैसे बताया कि 3 हफ्ते में हो गया था और सत्संग में सब शेयर करा, लेकिन फिर भी हमारे बड़े भाई साहब को गुरुजी के पास जाने में करीबन 1.5 साल का वक्त लग गया। बट नेवरदीलेस अगर 1.5 साल बाद गए हैं तो उसमें ये समझना कि वो ब्लेसिंग कम है, ऐसा कुछ नहीं है, उनका कनेक्शन कम है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हर एक का अपना अपना जर्नी है, ये हर एक की अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं। तो गुरुजी की इतनी अपार कृपा है, इतनी अपार कृपा है, जैसे भी जिसको जब बुलाना। और एक अगर क्लियर फॉर्म का सत्संग था 2004 में, सो दैट वाज ऑन 26 ऑफ दिसंबर। और शायद संगत को काफी को पता होगा कि उस दिन सुनामी आया था। और ये इस सत्संग की तैयारी काफी देर पहले से चल रही थी। जनरल कपूर अंकल को गुरुजी कई बार कहते थे कि एक सत्संग करना है, मैं दसांगा कदों करना है। तो जनरल साहब कई बार पूछते थे
कि कब करना है? गुरुजी कहते थे मैं दसांगा, डेट दसांगा। तो एट लास्ट देन ही डिसाइडेड दिस डेट एंड दिस वाज द डेट। और उससे पहले गुरुजी के बहुत सारे भगत, जिनको गुरुजी पर्सनली बोला कि आप, क्योंकि न्यू ईयर ईव का समय था कि बहुत से संगत जो है वो अब्रॉड अपने टूर्स के लिए जा रही थी, अपनी रिकर्शन के लिए जा रही थी, लेकिन गुरुजी ने उनको रोका कि नहीं, इस सत्संग पे आपने जरूर आना है। तो ऐसी बहुत सारी संगत थी जिन्होंने टिकट्स कैंसिल कराई, कुछ एक को मैं भी जानता हूँ, वन। तो उस दिन जब सुनामी आया तो गुरुजी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिकेट करा कि इन सब का कल्याण कर दिया। तो उन सबको भी समझ में आई कि अगर गुरुजी ने हमें नहीं रोका होता तो जिस जिस जगह जाके ये इतना भयंकर तूफान आया, इतनी डेथ हुई है, तो हम लोग उसी जगह पे होते। सो ये गुरुजी के तरीके अलग अलग अपनी संगत को ब्लेस करने के। और एक वो दिन था जिसमें हालांकि मेरी आंटी की ब्लेसिंग हो चुकी थी, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, हमारी कोशिश ये रहती फिर गुरुजी के पास जाके फिर से मैंने बोला गुरुजी आंटी है और इसकी इस तरह से सर्जरी। गुरुजी ने आधा सेंटेंस सुनने से के बीच में ही गुरुजी सेड आई हैव ऑलरेडी ब्लेस्ड, मैं ऑलरेडी ब्लेस कर चुके हैं। माथा टेका एंड वो दिन था, एक बार गुरुजी ने फिर से वो शब्द दोहराए, जय ऐश कर। तो जय ऐश कर का मतलब जो है वो आज लिटरली समझ में आता, लिटरली समझ में आता है कि आपकी लाइफ में क्या हूं चाहे क्या नहीं, चाहे क्या तूफान आए, रोलर कोस्टर चले ना चले, ऐश का मतलब है कि आपका जो मन मोटे तौर पे शांत रहे और आप इंजॉय करते रहे लाइफ को। तो गुरुजी महाराज ने वो बख्शा है। नेवरदीलेस ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिस समय किसी रोड पे चलते हैं, स्लिपरी भी होती है, गिरते भी हैं, लेकिन गुरुजी साथ हैं तो वो गिरते को उठा भी देते फटाफट। तो दैट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जो क्लियर फॉर्म सत्संग का था। दैट वाज रियली वंडरफुल। जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने सारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, तो मेरे बहुत क्लोज मित्र एक होते थे, हैं आज भी, मतलब योगेश गुप्ता। तो वो 2005 में लुधियाना से उनकी ट्रांसफर गोरखपुर में हुई। सो इट वाज नॉट ए ट्रांसफर, इट वाज कंपनीज दो मर्ज हुई थी, तो इट वाज लाइक ए, उनको एक कॉर्नर पे लगाना है, तो वैसे वाली सिचुएशन में। तो मैंने कहा वहां जा रहे हो, वहां सिचुएशन बढ़िया नहीं है, तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं तो माथा टेक के जाओ। तो वो आए, माथा टेका, और वो भी सज्जन थे जिनसे गुरुजी ने पहली बार में बात करी। सो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो गुरुजी ने वो गए और गोरखपुर में उनका घर था, दिल्ली में। तो गोरखपुर से 11 महीने के बाद ही वॉज ट्रांसफर बैक टू दिल्ली। और आज भी वो इतने साल से 2006 से लेके आज तक वो दिल्ली ही पोस्टेड है। सो दिस इज ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज, सिर्फ एक बार गुरुजी के पास जाने के बाद। सो ऐसे ही जैसे हम लोग नए नए गए, तो मेरे को एक गुरुजी का एक की रिंग मिला। आज भी मेरे पास वही की रिंग है। तो मैं जा रहा था ऑफिस में अपनी गाड़ी में, तो रास्ते में ये इसको चौक के आगे देखा कि रश आया। मैंने गाड़ी साइड पे रोकी, देखा तो एक सिक्योरिटी गार्ड नीचे गिरा पड़ा, उसके आसपास 8-10 लोग उसके आसपास हैं। तो मैं भी पास में गया, तो उसकी हालत बहुत बुरी थी, ऐसे करके गिरा हुआ है, मुंह से खून आ रहा है, तो उसकी आंखें ऐसे टेढ़ी हो रही हैं। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये गया। तो मैं उसका थोड़ा सा मुंह खोलने की कोशिश करी, तो वो वापस उसने दांत जोर से पकड़े, तो मुझे लगा कि मेरी उंगली कट जाएगी। तो इमीडिएटली मैंने कार की चाबी निकाली और चाबी के साथ मैंने उसका मुंह खोलने की कोशिश करी। अब चाबी में गुरुजी का की रिंग लगा हुआ था, तो बस इमीडिएटली गुरुजी के तरफ ध्यान गया। तो बस फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरे मन से एक प्रार्थना निकली, मेरे गुरुजी महाराज ये बच्चा बड़ी तकलीफ में है, कृपा करो। तो ये बात फरवरी 2005 की है। सो मेरा इतना कहना था कि उसके 15-20 सेकंड के बाद ये लड़का लिटरली जंप मार के उठ के खड़ा हुआ, लिटरली खड़ा हुआ जिस समय। तो मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने नाम बताया, कहाँ रहता है वो बताया। तब तक कुछ लोग पानी वानी लेके आ गए थे। जब उसने दोनों चीजें बता दी, गुरुजी को धन्यवाद करा, गाड़ी स्टार्ट करी और मैं निकल गया। सो जिसको कहते हैं कि गुरुजी से आप प्रार्थना करें, गुरुजी की फोटोग्राफ नहीं है वो, गुरुजी
प्रेजेंट है। तो कभी भी आप गुरुजी से वो प्रार्थना करते हैं, वो सुनते हैं, इज ऑलवेज ऑलवेज प्रेजेंट। सो दैट वाज ए, मतलब गुरुजी ने ऐसे करके दिखाया कि आपने बोला और उन्होंने विद इन फ्यू सेकेंड्स जंप मार के उठा। जब मेरा सबसे पहला कॉल आया था, वो कॉल मेरा आया था मेरे बर्थडे के दिन, दैट वाज ऑन 22 जुलाई। लेकिन वही होता है ना कि जब तक गुरुजी नहीं चाहें, तो ये बाद में मैंने बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर तकलीफ में रहा कि गुरुजी ने मुझको मेरे बर्थडे वाले दिन बुलाया था। उस समय नहीं पता था, तो कमांडर शर्मा को मैंने बोला, हालांकि ऐसा लंबा चौड़ा हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं था, फैमिली है, घर में बैठेंगे, केक काटेंगे, दैट्स ऑल, कोई लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं था। तो मैंने बोला कि शर्मा जी आज थोड़ा सा बिजी हूँ, अपन नेक्स्ट वीक चलेंगे। एंड उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा मन में पश्चाताप हुआ कि गुरुजी ने मेरे को बर्थडे वाले दिन बुलाया था, एंड आई मिस दैट। तो गुरुजी ने ये मेरी तमन्ना जो अगले ही साल पूरी कर दी। अगले साल जो है, उससे पहले गुरु पूर्णिमा का फंक्शन नहीं होता था बड़ा, और फंक्शंस होते थे शिवरात्रि का और सो फोर्थ, लेकिन गुरु पूर्णिमा का फंक्शन नहीं होता था। तो दैट वाज इन जुलाई 2005 जो पहली बार गुरु पूर्णिमा का फंक्शन हुआ, एंड दैट वाज ऑन 21 जुलाई, और रात तक चलता रहा। तो वो 22 जुलाई रात 12 बजे वहीं पे हुई। सो गुरुजी महाराज ने मेरी वो तमन्ना जो है वो पूरी करी कि मेरा बर्थडे गुरुजी के चरणों में 1 साल बाद हुआ। सो लकी है ना। सो एक करते करते जैसे बता रहा हूँ कि हमारे भाई बंधु जुड़ने शुरू हो गए। छोटा ब्रदर मेरा, उसको करीबन 2005 मिड में जुड़ गए। सो मेरे छोटे ब्रदर की एक बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसकी ब्लीडिंग पाइल्स बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा, और कई साल से चल रही थी। तो एक बार वो आए हुए थे नवंबर में, तो नवंबर में आए तो वो हम गए बड़े मंदिर, तो वहां कुछ सेवा चल रही थी। सेवा चल रही थी तो शिव जी की मूर्ति के ऊपर ब्रासों की सेवा भी थी। पायलट आंटी सेवा कर रही थी, तो जो बैठे तो वो पायलट आंटी ने उनको बोला कि आओ अंकल इधर आओ, ये लो ये सेवा करो। तो ये खुश हो गए, ले ब्रासो तो एनसीसी में थे, तो हम तो चमका देंगे इसको। ये बड़े शौक के साथ गुरु जी की अपना शिव जी महाराज वाली मूर्ति ब्रासो करनी शुरू करी। अब ये करके घंटा भर चमका के कहते हो गया जी, वो कहे थे कितने हो गया, इधर रहता अगेन 1 घंटा। और ये जो सो कॉल्ड जवान आदमी पसीनों पसीन, बहुत बुरी हालत। और फिर आए, फिर वो कहते ये यहाँ रहता है। तो लिटरली गुरुजी ने 3 घंटे इनसे सेवा ली, और यकीन मानो जो उन्होंने शेयर करा मेरे साथ उसके बाद, कि वो दिन और आज का दिन, उस दिन से इनकी वो ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम कहाँ चली गई। तो ये गुरुजी के अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट करने के तरीके, अलग अलग तरह से सेवा से, जैसे भी उन्होंने सेवा दी। और गुरुजी संगत में बसते हैं, संगत गुरुजी में है। ये बात हमारे फादर साहब को गुरुजी ने 2005 में एम्पायर स्टेट में दिखाई। तो फादर साहब हम लोग सारे गए थे, तो फादर शेयर्ड जब बाहर आए कि आज मैंने क्या देखा, कि जब मैं इधर देखता था गुरुजी की तरफ, सीट पे गुरुजी की, तो गुरुजी महाराज, और जब मैं संगत की तरफ देखता था तो वो सारे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी है शोन के संगत में मैं बसता हूँ। तो जब हम संगत से बात करें, संगत के साथ ट्रीट करें, हाउ वी हैव टू ट्रीट, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि गुरुजी संगत में बसते हैं। सो दिस वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हिच माय डैड हैज 1:1। ये कृपा रही। एक बार 2005 की बात है, अक्टूबर में हमारा जाना होता था फ्राइडे, लेकिन गुरुजी की कृपा रही कि उस दिन थर्सडे को कमांडर अंकल ने बोला कि आज जाना है, तो हम लोग करते हैं, चलते हैं। तो मैं, मेरी आंटी, हमारे मदर इन लॉ भी आए हुए थे, तो हम सारे गुरुजी के वहां पहुंचे। सो दैट वाज द डे जब शब्द कीर्तन चलते चलते अचानक से शब्द कीर्तन बंद हो गया, और गुरुजी महाराज ऐसे करके हाथ जोड़ के एक मुद्रा में बैठ गए। तो मुझे तो मजा ही आ गया कि गुरुजी भी मेडिटेटिव मोड में चले गए। तो थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि वो गुरुजी ने अपने हाथ में एक दिव्य प्रसाद प्रकट करा। सो वो दिव्य प्रसाद जो है, वो उसके बाद एम्पायर स्टेट में उस समय 250-300 के आसपास संगत होगी। तो वो सारी संगत में वो जितना भी लड्डू आया था, उससे आधा लड्डू करीबन 300-350 लोगों के बीच में बटा। तो वो जितना भी हमें प्रसाद मिला, तो आई कैन, आज भी मैं कह सकता हूं कि
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना पहले उस प्रसाद से ना उसके बाद वैसे वाला कभी भी प्रसाद खाया, जो कि अंदर जा रहा था एकदम से आत्मा को संतुष्ट कर रहा था, एकदम से इतनी सुंदर उसमें से खुशबू आ रही थी। और जैसे जैसे नीचे उतर रहा था, तो ये गुरुजी की कृपा है। तो बाद में पता लगा गुरुजी ने किसी एक का कल्याण करने के लिए वो उस दिन वो दिव्य प्रसाद प्रकट करा था, और किसी एक का कल्याण करते करते 350-400 लोगों का और कल्याण कर दिया। सो दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग्स, सो दिस आई विटनेस्ड। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे बड़े भाई साहब को जाने में समय लगा, तो लेकिन जब वो गए तो उनका एक एक्सपीरियंस एक बहुत ही वंडरफुल है। बड़े मंदिर में जब हम लोग एक मंडे जाया करते थे, तो बड़े मंदिर में जैसे वो मंडे गए, तो एक तरफ गुरु जी का सिंहासन है, सेंटर में शिव जी की मूर्ति है, तो वो गुरु जी की सिंहासन पे माथा टेक रहे थे। देखा कि और संगत एक आई, उन्होंने पहले शिव जी की मूर्ति पे माथा टेका, फिर गुरु जी के सिंहासन पे माथा टेका। तो ऐसे इनके मन में एक छोटा सा वो प्रश्न आ गया कि पहले गुरु जी को माथा टेकना चाहिए या शिव जी को। बाहर आए, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद हो गया। उसके बाद वहीं जब वापस गए ये शिव जी की मूर्ति पे माथा टेकने, तो मेरी डॉटर और इनकी डॉटर दोनों थी साथ में। तो ये शिव जी की मूर्ति पे माथा टेकने के बाद उसके बाद वहीं खड़े 2-3 मिनट तक देखी जा रहे हैं। एंड देन ही शेयर्ड वहीं से कि मैंने ऐसे ऐसे करके मेरे मन में एक शंका आ गई थी कि इधर माथा पहले टेकूं या इधर। तो कह रहे जब मैंने शिव जी की मूर्ति पे माथा टेका, तो व्हाट आई हैव सीन कि गर्दन से नीचे नीचे तो शिव जी महाराज है, और जो फेस है वो गुरु जी महाराज का है। तो गुरु जी ने 2 से 3 मिनट तक उनको वहां पे दर्शन दिए कि आप यहाँ पे माथा टेक लो या यहाँ पे टेक लो, यहाँ पे भी मैं हूं और यहाँ पे भी मैं हूं। सो दिस इज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और जैसे मैंने अपनी आंटी का बताया कि एक मेजर प्रॉब्लम से निकाला, इसी तरह से मेरे को टाइम टू टाइम 2006 में मेरे को हेपेटाइटिस हो गया था। उस हेपेटाइटिस के दौरान जो है घर में जो है वो मैं खाता था, वो घिया खाता था, और उसमें बिल्कुल हल्का सा नमक और कुछ मिर्च मसाला नहीं, नथिंग। लेकिन जब थर्सडे के दिन लंगर करने जाते थे गुरुजी के पास, तो उस लंगर प्रसाद में जो भी मिलता था, इंक्लूडिंग कभी कभी मिर्ची वाली चटनी और जो भी राजमा, जो सब चीजें जो मेरे को मना थी, इनको खा के मेरी हालत खराब हो जाती, वो गुरुजी प्रसाद में मुझे सब खिलाते थे और मेरे को खा के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बाकी वीक में मुझे वही सब खाना पड़ता था। लेकिन गुरुजी की कृपा, बस उस लंगर प्रसाद को खा के जो भी मेडिसिन चली, तो उनकी दया दृष्टि, दैट आई केम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम वेरी शॉर्ट टाइम। सॉरी, 2006 में गुरुजी महाराज जो है वो गुड़गांव में विजिट करा था। तो दैट इज अनदर टाइम। उस समय जनरल कपूर अंकल जो है वो आरआर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे, और वहां से उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट करा कि नहीं, गुरुजी का सत्संग है गुड़गांव में, मुझे जाना ही जाना है। तो एज ए स्पेशल केस वहां से छुट्टी उन्होंने ली, इस कंडीशन पे साइन करके कि भी मैं वहां से यहाँ से जाऊंगा सत्संग से, और सत्संग से सीधा वापस आके आप लोगों के पास वापस भर्ती हो जाऊंगा। तो एज ए वेरी स्पेशल केस उनको परमिशन मिली। तो जनरल साहब वहां आए, तो जनरल साहब गुरुजी महाराज ने ब्लेस करा, पूरे गुड़गांव को ब्लेस करा। और गुरुजी ने उस समय जनरल अंकल को अपना नारियल पानी का भोग लगा के गुरुजी ने वो प्रसाद दिया अंकल को, और अंकल को लंगर प्रसाद गुरुजी ने एक थाली में करके थोड़ा, और वो प्रसाद भी दिया। तो मैं सल्यूट करता हूँ जनरल साहब को। आज हमारे बीच में वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट उनका वो पर्सनैलिटी कहें, उनका व्यक्तित्व कहें, मतलब इतना इतना सुंदर कि अदरवाइज गुरुजी महाराज अपना कोई इस तरह का प्रसाद दें तो आदमी की ये तमन्ना होती कि सारा का सारा इसको मैं खा लूं। और वो भी जो बीमार थे उनके लिए ब्लेसिंग्स थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर के जनरल साहब ने वो हमारे साथ शेयर करा, मेरी आंटी के साथ और संगत के आसपास कुछ लोग थे। तो उन्होंने वो लंगर में से वो हम सब के साथ वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद शेयर करा। सो दैट वाज ए अमेजिंग फीलिंग। मतलब गुरुजी के ऐसे भक्तों को सल्यूट करने को मन करता है।
सो दैट वाज वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो मेरे को जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में गुड़गांव आए थे, मुझे याद है आज भी। और उस समय गुरुजी ने फिर बोला था, जो जनरल साहब ने अपने लाइट ऑफ डिविनिटी में भी मेंशन करा है कि न्यू लाइफ गिवन टू जनरल साहब। उस समय गुरुजी ने 2006 में गुरुजी ने एक्सटेंड करी लाइफ जनरल साहब की। सो दैट इज वंडरफुल वंडरफुल फीलिंग। और मेरी बिटिया जो है उस समय वो उस सत्संग में नहीं आ पाई, उसके स्कूल में कोई फंक्शन चल रहा था, लेकिन गुरुजी उस रात उसके ड्रीम में आए। जैसे मैंने जिक्र करा एक बार रसिक और बैरागी गुरुजी का, तो गुरुजी जब से हम गुरुजी के पास गए तो न्यू ईयर के फंक्शन जो है हमारे गुरुजी के पास ही होते थे, 31 ऑफ दिसंबर। तो गुरुजी के यहाँ शब्द कीर्तन भी चलना, और जब खत्म हो जाना उसके बाद कुछ नंबर चलने, पंजाबी नंबर भी चलने, डांस भी होना जब न्यू ईयर पे। और गुरुजी संगत को पूरी को डांस करने के लिए कहते थे। गुरु के सामने नाच के तो हम अपने कष्ट काट लेते, गुरु की आज्ञा के साथ उस भाव के साथ नाच के हम अपनी सारे जो है बुरे कर्मों को खत्म कर लेते हैं, उस अच्छी भावना के साथ नाच। तो गुरुजी ऐसे नचाते थे। तो ऐसी मेरे बिटिया के मन में एक वो आया, गुरुजी आप तो सबको नचाते रहते हो, आपका मन नहीं करता आप भी कभी डांस करो? तो 2006 जब वो गुरुजी के पास गुड़गांव में नहीं आई, लेकिन उस रात गुरुजी इसके ड्रीम में आए, उसकी ये वाली इच्छा पूरी करी। इसकी हाइट छोटी होती थी तो गुरुजी ने अपनी हाइट इसके बराबर करी। गुरुजी वाज इन ए गुजराती ड्रेस, और 4 डांडिया उनके पास थे, 2 डांडिया इसको दी, 2 आप लिया, ऐसे आंख से इशारा करके खूब 30-40 मिनट्स डांडिया डांस करके चले गए। और जब इसने हमारे साथ शेयर करा तो कहती ये समझ में नहीं आ रही कि मतलब गुरुजी तो पंजाबी हैं, मैंने डांस करने के लिए तो उनको बोला था, तो गुरुजी को तो भांगड़ा करना चाहिए था, उनको तो आके किसी न किसी फॉर्मेट में मेरे साथ, तो ये गुरुजी पता नहीं गुजराती ड्रेस में क्यों आ गए मेरे साथ डांडिया करने के लिए। सो ये 2006 का किस्सा था। ये आगे चल के मैं इसको 2017 में क्लोज करूंगा। सो कहने का ये मतलब है कि कभी कभी गुरुजी के जो बातें हैं आपको 10-11 साल बाद भी समझ में आती। तो इस ड्रीम का आगे चल के रिलेशन हमें 2016-17 में जाके समझ में आया, विच आई शेयर लिटिल लेटर। सो जो फ्रेग्रेंस की बात कर रहा था मैं, तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस पहले कभी कभार लगता था जब शुरू शुरू में आप जाते हैं कि शायद कोई सेंट होगा ऐसे वाला जो बहुत स्ट्रांग होगा, जो कि छिड़क दिया होगा अंदर, और उसकी ये आती रहती है। लेकिन जब कभी आपको ऐसी जगह पे जाके वो फ्रेग्रेंस आए जहां दूर दूर तक आप ना सोच सके, तो मेरी बिटिया को और हम लोगों को जाके 2006 में जब हम एक बार सोलन में थे और हम लोग सारे फूड पॉइजनिंग होगी, बहुत बुरी तरह से बीमार थे, और उसके आसपास कोई किसी फ्रेग्रेंस के आने का कोई किलोमीटरों में कोई मतलब नहीं था जहां हम रुक रहे थे। गुरुजी की फ्रेग्रेंस, जो वो गुलाब की एक टिपिकल फ्रेग्रेंस गुरुजी की होती, तो वो फ्रेग्रेंस वहां पे गुरुजी की आई जब हम बहुत बीमार थे। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने का मतलब है कि गुरुजी खुद फिजिकल फॉर्म में आए हैं, आपको नहीं नजर आ रहे, उनकी फ्रेग्रेंस आ रही है टू ब्लेस यू। और उसी रात जो है एक ड्रीम आता है जिसमें हम लोग जो है एम्पायर स्टेट में है, हमने लंगर किया, और अगले दिन से हम सबकी तबीयत जो है वो बेटर होनी शुरू होगी। सो दिस इज अबाउट द फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी महाराज। तो उनके कैसे बयान करें उनके। देन मैं 2007 में जो बिटिया के साथ एक बार एक मंडे को हम लोग बड़े मंदिर गए, तो दैट वाज ए प्लेजेंट सरप्राइज। गुरुजी कभी कभी बड़े मंदिर में वैसे फंक्शंस पे जाते थे, लेकिन मंडे या इस तरह से कभी कभी, तो हमारे लिए वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी। गुरुजी जब बिना किसी फंक्शन के हमने उनको वहां पे मिले, तो पता लगा गुरुजी आ रहे, गुरुजी आ गए। और गुरुजी बैठे हुए हैं लॉन में, बातचीत हो रही है, हम लोग 25-50 मैक्सिमम 100 संगत होंगे, प्रसाद वगैरह मिल गया, बैठे बातें हो रही है। तो ऐसे ही मेरी बिटिया ने मेरे को बार बार वो कोनी मार रही थी कि जाओ बात करो बात करो। हम गया गुरुजी के पास, अभी मैंने हल्का सा मुंह खोला ही था, बिटिया भी मेरी साथ थी। मैं कहा गुरुजी एनो, गुरुजी ने जोर से डांटा, किन्नी बड़ी क्या पूछीदा नहीं, पूछ के काम खराब कर लोगे, राइट। मैंने इमीडिएटली बेटी की तरफ देखा, मैंने कहा, क्योंकि मैं हार्डली इतने, जैसे 2-3 साल हो गए थे,
हार्डली गुरुजी से कोई इस तरह से बात पूछी। तो अब जब हम मुड़ने लगे तो गुरुजी ने देखा बिटिया का चेहरा, तो उसको कहते छोटे बंदर पूछ ली, एम्पायर स्टेट छोटे बंदर पूछ ली। एंड दिस वाज 14th ऑफ मई, एंड मेरी बिटिया का बर्थडे होता है 16th ऑफ मई। तो उसके बाद 18 मई को हम लोग गए, तो इसको फिर ये हो रहा है कि गुरुजी, उस समय हमने डिसीजन ये लेना था कि इसको इंजीनियरिंग करें या इसको पायलट बना दें। तो उसको ये था कि गुरुजी से जब तक नहीं पूछ लेते, मेरे को भी यही था, तो उसके बाद ही इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। और ये उस दिन फिर मन ही मन प्रार्थना करी जा रही है, गुरुजी आप मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दो, मेरी बात आज कर लेना। तो मैंने वहां जाके भी बोला एम्पायर स्टेट की, नहीं बात नहीं करेंगे। देन शी इंसिस्टेड कि नहीं, गुरुजी ने बोला तो था कि आप छोटे बंदर पूछ लेना। एनीवे वी अगेन वेंट, गुरुजी से बात करी एंड गुरुजी परमिटेड। सो गुरुजी ने परमिट कर दिया, दैट इज हाउ शी इज ए पायलट। अभी वो पायलट हो गई। और 25 मई को जो है गुरुजी की महासमाधि के पहले हमने उनके लास्ट दर्शन किए। सो दिस इज इरा ऑफ बिफोर महासमाधि। सो आई ट्राई टू मेक इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल, लेकिन ये इसको ब्रीफ करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अंकल अंकल जी हेलो, अंकल। जी अंकल। कैन फॉर हाउ मच टाइम आई कैन कंटिन्यू मोर? अंकल आप कंटिन्यू कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। ओके प्लीज। So this is the era when गुरुजी फिजिकल फॉर्म में, और उस समय भी गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ने के पहले मेरी डॉटर को जो है पहले एक सपना दिखाया, जिसका कि मतलब हमें बाद में समझ में आया। वो ऐसे एक दिन उसको आता है एक ड्रीम कि वो गुरुजी की सेवा में है एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी अचानक से उठ के कहते हैं कि अच्छा मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, और कोई भी आए, कोई फोन आए, किसी से सबको कहना कि आई एम नॉट अवेलेबल। गुरुजी महाराज ऊपर चले गए। एंड सब्सिक्वेंटली किसी संगत का फोन आता है, एंड ही वाज वेरी डेस्परेट। बहुत उसकी कोई टिपिकल कंडीशन थी या उसके फैमिली की कि मेरा गुरुजी से बात करना बहुत जरूरी है। तो जैस्मिन टोल्ड कि मैं फिर ऊपर गई ये बताने के लिए। तो व्हाट आई हैव सीन कि गुरुजी सामने नहीं है, और गुरुजी है तो गुरुजी एक ग्लास के पीछे है, एक ग्लास की वॉल है और उसके पीछे है, और उसके पीछे जाके जब गुरुजी को उसने फिर महासमाधि के बाद बड़े मंदिर में गुरुजी को उस ग्लास के कंटेनर में देखा, देन इमीडिएटली उसको स्ट्राइक करा कि गुरुजी ने मुझे क्या दिखा दिया था कुछ दिन पहले, ये शोन मी कि मैं जाने वाला हूं। सो दिस इज ऑल रिलेटेड विद दैट। नाउ आई विल बी क्विकली कमिंग टू आफ्टर महासमाधि, जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो आज भी वैसे ही अवेलेबल है जैसे कि वो पहले अवेलेबल थे। और गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। बिटिया की पायलट की स्टडी कंप्लीट हो गई 2008-2009। उस समय रिसेशन बहुत ज्यादा था एविएशन इंडस्ट्री में। गुरुजी ने इसको बीबीए कराई, गुरुजी ने इसको यूनिवर्सिटी में भेजा, जो कि अदरवाइज पायलट्स शायद नहीं जा पाए। वहां उसने एविएशन में एमबीए करी फर्स्ट ईयर में। बाय दैट टाइम जो है वो एयरबस रेटिंग का टाइम आ गया 2014 में। लेकिन इतने समय में, जिस समय जॉब ना होना, तो गुरुजी ने जो कुछ उस समय सिखाया उसको एटीट्यूड वाइज, उसका जो ग्रोथ उस समय करा है कि जब आपने सब अपनी क्वालिफिकेशन कर ली और आपके पास जॉब नहीं है, तो गुरु उस समय हमारे पास नहीं होते तो हमारी लाइफ जो है शेटल हो गई। बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और उसके बाद जो है एक दुबई में भेजना था हमने इसको, एक बड़े जहाज की एयरबस की ट्रेनिंग करने के लिए। गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि जिस कंपनी में वहां इसको भेजना था 2014 में वही कंपनी गुड़गांव में आके स्टेब्लिश हुई, और गुड़गांव में आके वही सारे सिमुलेटर्स और बड़े जहाज की ट्रेनिंग एयरबस की वो गुरुजी ने इसकी गुड़गांव में कराई। सो ही हैज टेकन केयर। सब्सिक्वेंटली 2015 में जॉब आ गया इसका। सो ही टेक्स केयर। वो आपके जिस समय आपको कुछ नहीं दे रहे तो ही नोस कि कौन सी चीज कब देनी है, और जिस समय नहीं दे रहे उस समय आपको सिखाना क्या, लाइफ के बारे में क्या सिखाना। बहुत वंडरफुल तरीके से मेरा, अगर आज मैं बोल पा रहा हूं, बात कर पा रहा हूं, स्माइल कर पा रहा हूं,
दिस इज ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज। मेरे को 2008 में और 2015 में 2 बार फेशियल पैरालिटिक अटैक हुआ, एक बार लेफ्ट और दूसरी बार राइट। और ये फेशियल पैरालिटिक अटैक ऐसे वाले थे कि मेरा च्यूइंग जो चली गई थी, मेरी स्पीच डिस्टॉर्शन हो गया था, कुछ वर्ड्स थे जो मैं नहीं बोल पाता था। बट गुरुजी की ऐसी कृपा के विद इन ए वीक्स टाइम, हफ्ते 10 दिन में गुरुजी ने इसमें रिकवरी दे दी, मोरलेस बोथ द टाइम्स। सो अगर आज मैं बात कर पा रहा हूँ, सत्संग कर पा रहा हूँ, ये सारी की सारी ब्लेसिंग जो है वो गुरुजी महाराज की है, और आज भी वैसे ही हमारे लिए वो अवेलेबल है। और 2012 में, अभी उस समय लुधियाना में सत्संग नहीं होते थे, 2012 में सत्संग शुरू हुए और मेरे यंगर ब्रदर के यहाँ एक सत्संग था। तो एक दिन सुबह सुबह इसका मेरे पास फोन आया, रमेश का, कि ये वाला शब्द है। मैंने कहा ये है। ही गेव मी ए लिस्ट ऑफ शब्द्स। मैंने कहा हाँ, ये सारे मिल जाए। मैं क्यों, क्या हो गया? कहता कुछ नहीं, कहता गुरुजी रात को ड्रीम में आए थे, और जो हमारे यहाँ सत्संग है कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, तो गुरुजी ने मेरे को बताया कि उस सत्संग में ये शब्द चलेंगे। सो इमेजिन किस तरह की डिटेलिंग करते हैं गुरुजी आज भी, when he is not physically present. He gives all necessary instructions as and where required. So amazing, absolutely amazing. इस रमेश की बेटी हमारे पास आई थी 2011 में, देवयानी, फॉर IIT की तैयारी करने के लिए। फिटजी में उसका एडमिशन हुआ IIT में। वो भी ऐसा भगत है गुरुजी का। तभी मैं कह रहा हूँ, छोटा हो बड़ा हो, आगे आए पीछे आए, कोई इश्यू ही नहीं है। हर एक की गुरुजी कहा करते थे कि कौन केड़ी क्लास है वो मैं जानदा। आई ट्रीट माई संगत अकॉर्डिंगली। कोई LKG च है तो कोई PhD च है तो कोई 10th च है। तो वो ऐसा भगत गुरुजी का कि जिसकी गुरुजी से इंटरेक्शन होती थी। जब वो आने लगी यहाँ लुधियाना से, तो गुरुजी ने उसको इंटरेक्शन करके बोला, तू जा रही वहां पे, तेरा रिजल्ट जो भी हो मेरे से नाराज नहीं होना। ओके गुरुजी। आ गई 1 साल बाद, उसका रिजल्ट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, उसकी एडमिशन नहीं हुई IIT में। तो वो नाराज हो गई गुरुजी से, छोटा बच्चा है। अब वो सो रही है तो गुरुजी आ जाते उसके पास ड्रीम में, उठ के बैठ गई, मैंने तो बात ही नहीं करनी आपसे, आप इतना छोटा सा काम नहीं करा सकते, IIT में मेरी एडमिशन नहीं करा सकते, इतने बड़े बड़े काम करते हो। एनीवे, सॉर्टेड आउट। उसके बाद उसकी एडमिशन हुई जाके बठिंडा में, सिविल इंजीनियरिंग। जिस समय उसका 5th सेमेस्टर आ गया, तो गुरुजी ने फिर उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करा, और उसको कहते छड़ दे, कहते नहीं पढ़ना। गुरुजी मेरा 5th सेमेस्टर आ गया, 2-3 सेमेस्टर बाद मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी। नहीं, कहते नहीं पढ़ना, छड़ दे। एनीवे, मैंने बात करी ब्रदर के साथ, तो ब्रदर टोल्ड कि ठीक है, गुरुजी ने बोला तो छोड़ो। अब उन गुरुजी से फिर बात करके पूछ रहे गुरुजी करना क्या है। तो गुरुजी सेड कि तूने जो है शेफील्ड यूनिवर्सिटी UK में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का 5 साल का एमटेक करना है, अप्लाई करना शुरू करो वहां पे। कहा वो IIT ढूंढ रही थी, गुरुजी से नाराज हो रही थी। तो हम क्या मांगते हैं, किसके लिए नाराज होते हैं, गुरु ने क्या देना है, कब देना है, टाइमिंग कौन सी है। हम साइकिल मांग रहे हैं, उन्होंने मर्सिडीज देनी है। दिस इज ऑल हिज थॉट प्रोसेस। तो उसको अप्लाई करने के लिए बोला। एनीवे, आई एम कटिंग दैट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2 महीने लगे थे इस सत्संग को। एंड ऑफ द डे पे वहां से वाइस चांसलर का कॉल आता है कि हमने, आप जितना फॉलो अप कर रहे हो, हमने कोशिश की है, लेकिन हमने एक कल मीटिंग करी थी, इस बच्चे का प्रोफाइल ऐसे वाला है, इसकी एडमिशन नहीं हो सकती, एंड मोर ओवर इसके % है +2 में, और हमारे यहाँ 80% का कट ऑफ है, उससे नीचे हम इसको नहीं ले सकते एज ए स्पेशल केस भी। अगेन गुरुजी महाराज जो करते रहे, होता रहा, दे वर फॉलोइंग दैट अप। अगेन आफ्टर फ्यू वीक्स और सो, फिर आता है वाइस चांसलर का कॉल कि हमने जो है इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ जो है रिड्यूस करके 70% कर दी है, एंड दिस गर्ल इज बीइंग एडमिटेड, चाइल्ड इज बीइंग एडमिटेड, ये हम कल इसको अपलोड कर देंगे। तो 2014 में उसकी एडमिशन हुई शेफील्ड यूनिवर्सिटी में, जो गुरुजी ने बताई थी, जिस कोर्स में बताई थी उसमें हुई। 2019 में उसका सारा वो कंप्लीट हुआ। 2019 के बाद उसने अपनी जॉब करी। उसके बाद अगले टेस्ट भी आ जाते गुरुजी के। बाय दैट टाइम
कोरोना जी हैज कम इनटू द पिक्चर, और कोरोना की वजह से जॉब भी गई। अब जॉब जाने के बाद वो पिछली जुलाई तक उसका वीजा था कि उसके बाद उसको आना पड़ेगा वापस, जॉब नहीं है था। बट गुरुजी का ऐसा खेल चल रहा है अभी तक कि जॉब भी नहीं है, वीजा भी नहीं है, और इस कोरोना काल के अंदर वो आज भी यूके में है, अपनी अटेम्प्ट करती रहती है। कैसे गुरुजी ने होल्ड करके रखा वहां पे, क्या उसके लिए आगे। गुरुजी इतनी ज्यादा वो ताकत दे देते हैं उनको, फैमिली को। ठीक है, थोड़े मोटे डिस्टर्ब होते हैं, स्लीपेज होती है, जैसे मैंने बोला ये रोड है ऐसे वाली, जैसे वो बर्फ के सिली के ऊपर चल रहे हैं, डायरेक्शन ठीक है गुरुजी की तरफ, लेकिन बीच बीच में हम लोग फिसलते रहते। तो वो फिसलना, वो मन का शांत होना, गुरुजी का वापस उठाना, तो इस समय तक ये शांति है कि ठीक है, जो कुछ गुरुजी करेंगे वो बढ़िया ही करेंगे। सो दैट इज द माइंडसेट, जैसे मैं बता रहा था कि जो एटीट्यूड में चेंज करते हैं, सो वो इतना वंडरफुल है। और ये गुरुजी का फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद के ये सत्संग में शेयर कर रहा हूँ। और मेरे ब्रदर इन लॉ को 2012 में बहुत डीप डिप्रेशन हो गया था, लुधियाना में है वो भी। इतना ज्यादा डीप डिप्रेशन हो गया था कि हमें नहीं लग रहा था कि ये कैसे ठीक होंगे। गुरुजी की ऐसी कृपा कि उनके यहाँ जब हम गए तो उनके घर में ऊपर एक रूम खाली था। तो हम थर्सडे, क्योंकि गुरुजी के जाते थे, जब उस वीक में वहां पे थे थर्सडे, तो सत्संग मिस कर रहा था मैं। तो वहीं पे हमने गुरुजी की एक गद्दी लगाई और मैंने कहा शब्द, यहाँ पे आप घर के 3 लोग हो तो चाय प्रसाद बनाया करो, 1 घंटा शब्द सुन लिया करो यहाँ पे। और उन्होंने गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन करे हुए हैं, लेकिन गुरुजी के साथ अपना कनेक्ट करने का एक अलग टाइमिंग होता है, परफेक्ट टाइमिंग। तो जब इस सिचुएशन से वो गुजर रहे थे और वहां पे उस थर्सडे को हमने सत्संग शुरू करा, तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, उसके बाद उनकी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई। एक यहाँ आए, गुड़गांव आए, गुरुजी के मंदिर गए, तो वहां पे वो ऐसे भजन चल रहे थे जो कि ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे लिए ही चल रहे हैं। इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत करते गुरुजी। मेडिसिन मेडिसिन उन्होंने किनारे करी कि ये आज से नहीं खाऊंगा, एंड ही रिकवर्ड। और उसके उसके बाद वीक आफ्टर दैट, उसके बाद एक सत्संग था लुधियाना में, ब्रदर के यहीं, जैसे मैं बता रहा था, वहां वो सेवा कर रहे थे चाय प्रसाद। उसके बाद जो उनके घर एक छोटा सा एक वो बनाया था मंदिर उनके 3 बंदों के लिए कि भाई सत्संग आप बैठ के करा करो। गुरुजी के तरीके अलग अलग हैं, गुरुजी ने उसको एक्सपेंड करके बड़ा कर दिया है। उसमें अब तो कोरोना की वजह से नहीं है, बंद होता है, अदरवाइज वहां पे 150-200 के आसपास संगत गुरुजी ने भेजनी शुरू करी। और अलग अलग लोगों की अलग अलग तकलीफें, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की शुगर ठीक हो रही है, किसी की प्रॉब्लम जो जो जैसे हल होती है, तो गुरुजी के ये तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जैसे मैं बता रहा था कि जैसे जॉब नहीं आई, कैसे गुरुजी मैसेज भेजते हैं बिटिया के लिए। तो एक बार सुधा आंटी, सदा सदा आंटी जो है, तो सदा मासूम, तो 2015 की बात ही है, उससे थोड़ी देर पहले की, जब तक इसकी जॉब नहीं आई। तो एक दिन आंटी का मेरे पास फोन आता है सवेरे कि अंकल मेरे को एक रात ड्रीम आया था, अगर आप बोलो तो मैं शेयर करूं। यस आंटी, व्हाई नॉट, प्लीज शेयर इट। तो वो कहते कि ऐसे ऐसे रात में एक सपना देखा कि ऐसे किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ गुरुजी हैं, और गुरुजी बहुत सारे पेटल्स हैं, रोज पेटल्स, और मुझे कह रहे हैं एक शावल के साथ कि इसको नीचे फेंक, ये मैंने अपनी संगत के ऊपर डालने हैं। तो मैं उसके साथ उसको फेंक रही हूँ, और फिर गुरुजी पूछते हैं कि तुझे पता है ये किस में बैठी हुई है? कहती गुरुजी नहीं। कहते ये जेट प्लेन है। अच्छा गुरुजी। तो कहते तेरे को पता है ये कौन चला रहा है? वो आंटी कहती नहीं गुरुजी मुझे नहीं पता। कहते ये पायलट आंटी चला रही। तो हमारी संगत में हमारे पायलट आंटी हैं, मनप्रीत आंटी। तो उसने बोला कि वो मनप्रीत आंटी? तो गुरुजी सेड नहीं, ये अपने छोटे पुष्करना अंकल दी बेटी चला रही है। सो वंस शी शेयर दैट, तो अभी तक जैस्मिन की जॉब नहीं आई थी। तो इतना सुनना ही काफी था कि गुरुजी ने ये बोला है कि ये जेट प्लेन जो है वो जैस्मिन चला रही है। सो हमारे लिए तो वो जॉब उसकी उस दिन ही हो गई थी। सो उसके बाद उसकी जेट प्लेन की जॉब आई। सो दैट इज अमेजिंग वे ऑफ गुरुजी टू गिव यू इंडिकेशंस एंड डायरेक्शंस। तो हमारे पेरेंट्स को, मदर को, फादर को 2016 में उनकी लेग्स एकदम से वो हो गया था कि कहीं भी सो जाती थी, कहीं भी रुक जाते थे, हल्का सा अल्जाइमर आना शुरू हो गया, एक आध बार अपने घर का रास्ता भूल गए।
गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वो उन्होंने भी एक बार लाठी पकड़ ली थी, इमेजिन, इन 2016, स्टिक लेके चलना शुरू कर दिया था। ऐसी कृपा कि आज 2020 है, सो बोथ पेरेंट्स आर 84 प्लस। गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो बिना लाठी के, बिना स्टिक के सहारे के फादर चलते फिरते हैं, इज परफेक्टली ऑलराइट। बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और इस कोरोना काल में कोरोना आके टच करके गया है सबको, लेकिन फादर को आके विद इन 3-4 डेज ही रिकवर्ड, मदर रिकवर्ड विद इन वीक और 2, सारे के सारे घर में विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। सो ये गुरुजी महाराज के तरीके हैं कि हाउ ही टेक्स केयर। और जैसे मैं बात कर रहा था कि टाइमिंग्स टाइमिंग्स गुरुजी की है, किस समय आपने जाना है। हमारे कॉम्प्लेक्स में एक जैन अंकल है जो कि 2006 में इस कॉम्प्लेक्स में हम आए थे, ऑर्किड गार्डन में, और तब से वो गुरुजी को जान, क्योंकि एक सत्संग में उनको हमने बुलाया था। लेकिन जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे नहीं जा पाए, फिर गुड़गांव में कुछ एनुअल सत्संग हो जाते थे, कभी कभी चले जाते थे, लेकिन जुड़ नहीं पाए थे। लेकिन जुड़ना हुआ उनका जाके समवेयर अराउंड 2017 में। एक दिन सुबह सुबह उनका फोन आता है कि मैंने एक सपना देखा है, वो बहुत भीड़ है, मैं कहीं गया हूँ और मेरा और कोई जानकार नहीं है वहां पे, और बीच में से ऐसे कोई महापुरुष आते हैं और उस भीड़ में से, और मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, जब तक मैं देखूं वो चले गए। तो मैंने कहा जैन साहब, अब मुझे सवेरे सवेरे क्यों सुना रही है, मुझे कैसे पता लगे। कह रहे नहीं, मैंने उस भीड़ में आपको देखा। तो मैंने कहा फिर तो आपको पता ही है कि मैं कहाँ जाता हूँ। कहते इसलिए मुझे गुरुजी के पास जाना है। इट इज टाइमिंग, सी 2006 टू 2017, राइट, 11 साल। तब एडमिशन हुआ जैन अंकल का। लेकिन एडमिशन होने का वही ये मतलब नहीं है लेट एडमिशन का, वो गुरुजी के तरीके हैं। और ऐसा जोड़ा कि उनका लेवल जो है, स्पिरिचुअल लेवल इतना बढ़िया है कि गुरुजी करीबन हफ्ते 2 हफ्ते में ड्रीम में आके इंस्ट्रक्शन दे जाते, ये करना है, सत्संग करना है, सत्संग करना है घर पे तो किस तरह की डेकोरेशन करनी है, सत्संग करना है तो कौन सा शब्द लगाना है। वो शब्द या भजन उन्होंने सुना ही नहीं था, सवेरे उठ के अपने इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं, और तब वो शब्द मिला, मेरे दाता दे दरबार आज खुशियां खुशियां, समथिंग लाइक दैट। सो गुरुजी किस समय किसको जोड़ते हैं, कैसे उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कैसे उसकी लाइफ में कब रिक्वायरमेंट है। टफ सिचुएशन भी बहुत है, कोरोना काल ने बहुत ही ज्यादा तकलीफें भी दी, लेकिन किसको किस समय जोड़ देना है ताकि वो मन शांत रह सके, राइट। तो ऐसे करके उनको जोड़ा। और कभी कभी मैं ऐसे ही मजाक में कहता था जैन अंकल को, मैं कहा जैन अंकल वो गुरुजी से कहना यार कि मैं भी इसी कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, इस टावर में, आपके पास तो हफ्ते में आ जाते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में। सो उसके बाद उनकी डॉटर इन लॉ के एक बार सपने में आए और उनसे आके वो कहते कि मेरी चाय कितने है। तो मेरे से फोन करके सवेरे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी आए थे, वो पूछ रहे हैं। तो मैंने पूछा आप चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं सवेरे, चाय चाय देते हैं गुरुजी के लिए। कहते नहीं, हम तो जैनी, हमें तो ये सब पता नहीं है। तो मैंने कहा वो गुरुजी को आप जो भी खाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो गुरुजी को उसका भोग लगाया करो। अगर आपने फोटोग्राफ रख ली गुरुजी के घर पे, मंदिर बना लिया है, तो ये गुरुजी प्रेजेंट है, तो उनको वैसे ही आपको ट्रीट करना चाहिए जैसे कि गुरुजी महाराज फिजिकली बैठे हुए हैं। तो दिस इज द अमेजिंग वेज ऑफ गुरुजी महाराज। सो जैसे मैंने बताया कि टफ टाइमिंग आए हैं, कोरोना की टाइमिंग आए हैं, इसमें बहुत ही टफ सिचुएशन आई है, बहुत कुछ सिखाया गुरुजी महाराज ने, और संगत के लिए बहुत टफ भी रहा है। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है गुरुजी की कृपा से कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। गुरुजी के पास जो जर्नी है, ठीक है, फिसलते भी रहते हैं हम, खड़े होते रहते हैं। गुरुजी कहते थे कि तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो, मैं तुमको धो धो के साफ करता हूँ और तुम वापस फिर उसी नाली में चले जाते हो। तो इट इज लाइक स्लिपिंग, हम लोग स्लिप करते रहते हैं, थोड़ा सा ठीक रास्ते पे चलते हैं, फिर स्लिप करते हैं, फिर उठाते हैं, फिर चलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, जैसे जैसे वो हमें हमारी गंदगी साफ करते रहते हैं, हमें अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे जो है वो कर्म जो है, हमारे कर्मों को वो काटते रहते हैं। तो सो लॉन्ग एज डायरेक्शन राइट चल रही गुरुजी के साथ चल के, उनके आसरे वो कर्म कट रहे हैं,
और गुरुजी ये सद्बुद्धि दे देते हैं कि शुरू में शायद ये लगता है कि गुरुजी के पास आ गए, ये अच्छा, ये अच्छा, ये ऐसे ऐसे करके अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया। और एक टर्मिनोलॉजी ये है कि गुरु जो भी करे, गुरु जो भी करें वो अच्छा। तो धीरे 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 गुरुजी आपको उस स्टेज के ऊपर लेके आते हैं जहां के हम गुरु का जो हुक्म, उसके हुक्म के अंडर रहना शुरू करते हैं। जो कुछ भी हो गया वो दुनिया वाली नजर से अगर हम देखें वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन गुरु ने जो कुछ करा है वो अच्छा ही करा है। तो एक शब्द जो आता है ना वो बहुत सुंदर, ताती भावना लग गई पार ब्रह्म सरनाई। हमें इमेजिन, वाव तो ताती ही है, मतलब हवा जो है, हवा तो गर्म ही है, लेकिन गर्म नहीं रही। सो हवा का गर्म होना इज लाइक दैट कि हमारी लाइफ में ऊंच नीच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये कोरोना ने तो बहुत अच्छे से सिखाया है। ये बहुत सारे लोगों के बिजनेस ऊंच नीच में गए हैं, बहुत सारे लव्ड वन जो है वो बहुत लोगों के गए हैं, लेकिन गुरु के पास है तो जब वो मन को उस तरह से शांति दे देते हैं कि तेरा हुक्म, राइट, जब तक जो तेरा उसके अंदर रहना है, तो हवा तो तती होती है लेकिन उसकी कृपा से लगती नहीं है। इट्स सिमिलर दैट, जैसे कि अगर हम मैनुअली को लोड उठाना चाहें तो हम 2 किलो 4 किलो 5 किलो उठा सकते हैं, लेकिन अगर हमने 1,000 किलो 2,000 किलो लोड उठाना है, वेट उठाना है, तो हाथ से नहीं उठा, क्रेन हो तो उसके साथ बटन के साथ उठा देते। तो दिस इज वेरी ट्रू। जब गुरु जी के पास आ जाते हैं, जब हमें वो उस तरह से हमें बुद्धि देते हैं, उस तरह से हमारी वो देखभाल करते हैं, उस तरह से हमें प्यार करते हैं, तो फिर जो है लाइफ में कभी कभी टन्स के हिसाब से, टन्स के हिसाब से दुख आ जाते हैं, लेकिन वो टन्स के हिसाब से भी दुख जो है वो गुरु ने इतनी लेवरेज दे देते हैं, ऐसी क्रेन दे देते हैं कि वो बटन दबाने से वो जिंदगी के उसको देते हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो जिसको कहते हैं कि जब कोई पास है गुरु के पास, जैसे हम गए शुरू में, या आज भी जाते हैं लोग, या कल को भी नए जाते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर वो शब्द है, एंड दिस इज परफेक्ट राइट, कि जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुरु। आप जहां भी जा रहे, कहीं जा रहे, किसी के पास भी जा रहे, किसी मंदिर किसी रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन जहां जाके आपके मन को अंदर से आवाज आ जाए, आनंद आ गया, शांत हो गया, एंड दिस इज वन टर्म जो कि हम संगत से बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, मतलब जिसमें अदरवाइज हम मंदिर में जाने वाला होता था, मंदिर भी जाता था मैं, बाकी पाठ पूजा भी करता था, लेकिन जब गुरु जी के पास आ गए तो वो जो मंदिर के लिए मैं आए थे वो मंदिर भी बन गया। उस ट्रस्ट के लोग मेरे से नाराज भी हो गए क्योंकि मैं मंदिर नहीं आता था, अंदर जाना बंद हो गया था। तो मेरे से पूछते थे क्या हो गया, कोई नाराजगी है? मैं उनको यही कहता था कि जिस जिस काम के लिए मंदिर जाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए, तो भगवान की कृपा से भगवान को तो आमने सामने बैठा देख लिया। तो जब उनके उसमें जाके मन शांत हो जाता है, आनंद आ जाता है, तो समझो कि आप सतगुरु की शरण में बैठे। देन व्हाट यू से दैट आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया, मतलब जब जिस समय आपको सतगुरु मिल जाता है तो आपकी जिंदगी जो है वो आनंदमय हो जाती है, मुक्त हो जाती है। जिसको एक हम नॉर्मली जो भी सत्संग करते हैं ये कहते हैं कि मंगना नहीं चाहिए, मनना चाहिए। दैट्स वेरी, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है एक जगह, वो आया कि मनने की गत कहीं ना जाए, मनने की मान लेता है, अगर हमने गुरु को मान लिया है, जे जो कहे पीछे पछताए, कागज कलम न लिखन हार, मनने का बैकरण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। वो कोई कोई ऐसा मन है जो कि उसको मान लेता है, गुरु को मान लेता है, और गुरु की कृपा से ही मानता है। और जब मान लेता है और जब कभी हम शब्द सुनते हैं तो एक शब्द गुरु जी धीरे 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 ट्रेन करते रहते हैं, हमें भी सालों लगे हैं, हम भी फिसलते रहे हैं इस मार्ग पे चलते हुए, कई बार फिसले, कई बार गिरे हैं, कई बार गलतियां करी हमने, राइट, लेकिन वो जो है हर बार उठा के, हर बार झाड़ते पहुंचते हैं, हर बार रास्ता दिखा
चलना सिखाते हैं, बच्चा रहता है उसको चलाते रहते हैं। तो एक एक पिक्चर में जो आता है बहुत सुंदर के, सुनया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीरथ मल लाओ। सुनना एक बात है, सुनने के बाद मान लेना। जैसे जैसे मैं सत्संग भी, जैसे मैंने बताया फर्स्ट टाइम मैंने सुना, तो सुना तो सही लेकिन माना नहीं। जो 25 जुलाई को सत्संग सुना, सुना तो सही, माना क्या नहीं, कि ये लगता है कि कुछ लोग मार्केटिंग के आदमी लगते हैं गुरु जी, माना नहीं इसको। लेकिन गुरु जी की कृपा रही कि विद इन ए मंथ्स टाइम वो सुनना भी हो गया, मानना भी हो गया, और गुरु जी ने मन में वो भाव भी दे दिया। गुरु ने इतनी कृपा करी कि वो जो भाव है गुरु के प्रति, वो भी गुरु की मेहर है। हम में से किसी की कोई औकात नहीं है कि हम गुरु के प्रति भाव रख सके, उसको मान सके, उसकी बात को सुनने के बाद मान सके। तो ये तो जिस समय, जैसे कहते हैं ना, सतगुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है। दिस इज ए प्री कंडीशन। प्री कंडीशन ये है कि पहले सतगुरु का दयाल होना इंपॉर्टेंट है। सतगुरु दयाल होएंगे, देन उनके अंदर श्रद्धा हमारी पूरी हो सकती है। वी कैनॉट हैव श्रद्धा, तो फिर सतगुरु हमारे दयाल हो जाएंगे ना। सतगुरु का दयाल होना प्री कंडीशन है। तो जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी वो चला रहे हैं, ये सारी की सारी उनकी असीम कृपा है। हम तो वही के वही गंदी नाली के कीड़े, वही उनकी कृपा होती है। थोड़ी देर के लिए हमें साफ सुथरा कर देते हैं, हम फिर नाली के अंदर जा गिर जाते हैं। सो सतगुरु से यही प्रार्थना है कि हमें ये गंदी नाली से निकाल के रखें। हम अदरवाइज लिटरली हम वही जाने वाले हैं। और गुरु जी का ये कह देना कि जो मेरे दर पे एक बार आ जाता है, तो उसके मैं अगले पिछले जन्मों के सारे कागज फाड़ के भेजता हूँ, सारी लेजर क्लियर करके भेजता हूँ। तो टाइम टू टाइम जो सुख दुख आते रहते हैं, तो हमें गुरु जी ने ये सद्बुद्धि दे दी है कि ये हमारे कर्मों का फल है जो टाइम टू टाइम आ रहा है। कुछ को शायद अगले जन्म में भोगना था, कुछ को शायद अगले आने वाले 10 जन्म में भोगना था। कई बार गुरु जो है इतनी कृपा कर देते हैं कि उसको एक ही लाइफ टाइम में उस सारी लेजर को, लेने देने लेखे को फाड़ देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे सदगुरु हैं हमारे। बस सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। गुरु जी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सत्संग करते समय मेरे से कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। थैंक यू सो मच। अंकल, एक जो जैस्मिन आंटी का वो डांडिया वाला सत्संग जरा कंप्लीट कर दें बस। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैस्मिन आंटी का एक डांडिया वाला सत्संग इनकम्प्लीट रह गया। लेट मी कंप्लीट दैट। इट वाज लाइक दैट कि वो जैसे 10 साल का, मैंने बताया 11 साल बाद कई बार पता लगता है। तो जिस समय वो सपना आया जैस्मिन को, और जब जैस्मिन की शादी का टाइम आया, तो जो उसकी शादी जब देख रहे थे लड़का, द बॉय वाज फ्रॉम गुजरात। तो जब इसकी मदर को उस समय थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि डिस्टेंस ज्यादा है, इतनी दूर लड़की को भेजना है। लेकिन जब हमने उसको कोरिलेट करा विद 2006 सत्संग, तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया कि ये गुरुजी महाराज ने जैस्मिन के लिए गुजरात को पहले से ब्लेस कर रखा है। सो गुरुजी की बहुत कृपा है, और बहुत ही अच्छा परिवार दिया गुरुजी ने जैस्मिन के लिए, जो है ना। इट इज अ वंडरफुल वंडरफुल फैमिली जो कि गुरुजी ने अपने हाथ से सिलेक्ट करके दी है। वी आर थैंकफुल टू गुरुजी महाराज कि उन्होंने पूरे परिवार पे इतनी कृपा रखी है, परिवार पे, एक्सटेंडेड फैमिली पे, इवन उसके इन लॉज जिस समय शादी के लिए यहाँ पे आए, तो उनके सत्संग ये है कि जब उनको बड़े मंदिर लेके गए, तो बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज ने उनको उनके पूर्वजों के दर्शन कराए। उनके जो लड़के के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर दोनों के, वो दर्शन गुरुजी ने बड़े मंदिर में उनको करवाए। सो इतनी कृपा गुरुजी महाराज की। सो बस गुरुजी सबके ऊपर कृपा अपनी इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू सो मच अगेन। मेरे से कोई सत्संग करते समय कोई भूल होगी हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।